अनोखी कसम। क्या महारानी जी, सुबह से पूजा पाठ में ही लगी हुई हो। कितनी बार कहा है, कम से कम मेरे लिए एक कप चाय तो बना दिया करो, उसके बाद कोई काम शुरू किया करो। ललिता जी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो बहू सुधा अचानक से डर गई और फिर बोली, मम्मी जी, आप सोई हुई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद आपको चाय दे दूंगी। तभी ललिता जी बोली, अच्छा, अब तेरे समय से मैं उठूंगी क्या? और तू ना इतना अपना दिमाग मत लगाया कर। अरे अगर सोई थी तो उठाया क्यों नहीं तूने मुझे? तू तो यही मना रही होगी कि यह बुढ़िया तो अब उठे ही नहीं, बस सोती ही रहे, और भगवान को भी यही प्रार्थना करती होगी कि इस बुढ़िया को इस दुनिया से उठा ले। अरे नहीं मम्मी जी, भगवान के लिए ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला कीजिए। मैं तो हमेशा आपका भला ही सोचती हूँ, हमेशा आपकी छत्र छाया ऐसे ही बना रहे। भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए, सुधा ने कहा तो ललिता जी बोली, अच्छा, बातें बनाने और पोटने में तो बड़ी होशियार है तू। थोड़ी सी होशियारी घर के कामों में भी दिखा दिया कर। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए सुधा तुरंत रसोई घर में चली गई। घर में हर रोज ऐसी बातें होती रहती थी। कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब ललिता जी अपनी बहू को ताना ना मारे या खड़ी खोटी ना सुनाए। परंतु सुधा भी ना जाने किस मिट्टी की बनी थी कि अपनी सास की हर बात को वो चुप करके सुन लेती थी और उसके बावजूद सारे काम बड़े ही प्यार के साथ निपटा देती थी। अपनी सास की सेवा में हर पल हाजिर रहती थी, किसी भी काम में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। परंतु ना जाने क्यों ललिता जी पर उसकी सेवा का कोई असर नहीं होता था। घर के सभी सदस्य ललिता जी की इन बातों को सुनते रहते, परंतु ना तो कभी कोई कुछ बोलता और न ही किसी को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार था। विश्वजीत जी शहर के जाने माने धनी व्यक्ति थे, जिनकी आयु 65 वर्ष है, और ललिता जी जो कि इनकी धर्म पत्नी है, उनकी उम्र 62 वर्ष है। इनका एक बेटा है सूरज, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, और बेटी संध्या, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। विश्वजीत जी शहर के जाने माने रईस तो हैं ही, साथ ही वो बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं। शहर में जहाँ कहीं भी कोई भी सामाजिक कार्य होता है, वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए शहर के सभी लोग उन्हें बहुत इज्जत देते हैं और पूरे शहर में उन्हें सम्मान दिया जाता है। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया, परंतु हर बार उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। विश्वजीत जी का बहुत बड़ा कारोबार है, जिसे उनके पुत्र सूरज ही देखता है। पिछले 5 सालों से सूरज ही पूरा कारोबार संभालता है। विश्वजीत जी कभी कभार ही ऑफिस जाते हैं या फिर कभी कभी सूरज को कारोबार के सिलसिले में कोई सलाह मशवरा लेना होता है तो पिता को बुला लेता। विश्वजीत जी की बेटी जो कि मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही है, विश्वजीत जी उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे हैं। वे इसी इंतजार में हैं कि कब उनकी तलाश खत्म हो और अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। घर में नौकरों की कोई कमी नहीं है, परंतु ललिता जी को तो बस उनकी बहू सुधा से ही सब काम करवाने की आदत हो गई है। वह काम भी उसी से करवाती थी और खड़ी खोटी भी उसी को सुनाती थी। परंतु सुधा अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती। संध्या को भी यह सब देखकर अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लगता था। वह देखती थी कि उसकी भाभी हमेशा उसकी माँ की सेवा में लगी रहती है, परंतु उसकी माँ तो उसकी भाभी को बातें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बस यही बात हमेशा उसे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि माँ ने कसम जो दी थी। संध्या अपनी भाभी की हम उम्र थी, इसलिए सुधा की अच्छी सहेली बन चुकी थी। ननद भाभी आपस में खूब गप्पे सप्पे लड़ाती और सभी प्रकार की बातें कर लेती थी। हमेशा अपनी माँ के व्यवहार के लिए अपनी भाभी से माफी भी मांगती थी, परंतु सुधा हमेशा यही कहती कि माँ तो मुझे अपना समझकर डांटती हैं। वह मुझसे बड़ी हैं, उनका मुझ पर पूरा हक है। बड़ों की डांट का कभी भी बूढ़ा नहीं मानना चाहिए, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
सुधा और सूरज की शादी 8 महीने पहले ही हुई थी। सुधा अपने पिता की इकलौती संतान थी। जब सुधा केवल 13 वर्ष की थी, तभी उसकी माँ बीमारी के कारण भगवान को प्यारी हो गई थी। सर्वगुण संपन्न सुधा सुंदर, सुशील और सभी गृह कार्यों में निपुण थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। सुधा के पिता एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करते थे, तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। परंतु सुधा के पिता ने कभी भी सुधा की आवश्यकताओं में किसी प्रकार की कटौती नहीं की थी। सुधा अपनी पढ़ाई का बोझ और अन्य खर्चों का बोझ अपने पिता पर नहीं डालना चाहती थी। इसलिए पढ़ाई करते हुए ही उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी शुरू कर लिया था, ताकि वो अपनी फीस और अन्य खर्च के पैसे आराम से निकाल सके। सुधा ने पिछले वर्ष ग्रेजुएशन की थी और अब पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। शहर के ही एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। सुधा के कॉलेज में एक टैलेंट शो होने वाला था, जिसमें सुधा ने कविता वाचन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। टैलेंट शो में मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वजीत जी को आमंत्रित किया गया था, तो विश्वजीत जी अपने साथ अपनी पत्नी ललिता जी और बेटी संध्या को भी उस कार्यक्रम में ले गए थे। जब कविता वाचन के लिए सुधा स्टेज पर आई और जब उसने स्टेज पर अपनी कविता सुनाई, तो सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए थे। सुधा की मीठी आवाज और आत्मविश्वास ने विश्वजीत जी का मन मोह लिया था। कविता वाचन प्रतियोगिता में सुधा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब विश्वजीत जी घर लौटे, तो वे तो बस सुधा की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। सुधा ने कितनी अच्छी कविता सुनाई, वह दिखने में भी कितनी सुंदर है। उसकी आवाज बहुत मीठी है और आत्मविश्वास में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। तभी ललिता जी ने मजाक मजाक में कहा, यदि इतनी ही पसंद है सुधा, तो बहू क्यों नहीं बना लेते उसे? वैसे भी अपने बेटे सूरज के लिए तो आप लड़की ढूंढ ही रहे हो। ललिता जी के मुंह से जैसे ही यह बात विश्वजीत जी ने सुनी, तो इस समय उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और बोले, यह ख्याल मेरे मन में क्यों नहीं आया ललिता? अरे वाह, तुम भी कभी कभी समझदारी वाली बातें कर देती हो। इस पर ललिता जी नाराज हो गई। फिर विश्वजीत जी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था ललिता, तुम तो यूं ही नाराज हो गई। विश्वजीत जी सुधा के कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन लगाया और प्रिंसिपल से उसका पूरा नाम, उसके पिता के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। विश्वजीत जी ने अपने अकाउंटेंट को बुलाकर सुधा के घर परिवार के बारे में पता करने के लिए कहने लगे, तो अकाउंटेंट बोला, सेठ जी, वे तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। उनके बारे में तो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। उनकी पत्नी का देहांत हुए काफी वर्ष बीत चुके हैं। तब से घर में दोनों पिता पुत्री ही रहते हैं। सुधा के पिता आपके मित्र गोविंद प्रसाद जी के यहाँ लगभग 22 वर्षों से नौकरी करते हैं और गोविंद प्रकाश जी तो उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं। और सुधा की तो क्या ही कहे, वह तो बिल्कुल देवी अन्नपूर्णा की मूरत है। सर्वगुण संपन्न कन्या है, जिस भी घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। विश्वजीत जी ने ललिता जी से अपने मन की बात बताई कि वे सुधा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तभी पास में ही खड़ी संध्या ने जैसे ही अपने पिताजी के मुख से यह बातें सुनी, तो वह जोर से उछल पड़ी और बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा पिताजी। मैंने तो जब से सुधा को देखा है, तब से ही मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि यही लड़की हमारे घर मेरी भाभी बनकर आए। इस पर ललिता जी ने कहा, वह सब तो ठीक है, मुझे सुधा पसंद भी है, परंतु मुझे एक बात का संदेह है। आप तो जानते हैं कि हमारी और उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है और सुधा एक बिन माँ की लड़की है, तो मुझे इस बात का संदेह है कि क्या वह हमारे घर में आकर सब कुछ सही ढंग से निभा पाएगी। विश्वजीत जी बोले, अरे तुम भी क्या बात करती हो भाग्यवान। सुधा जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की अगर नहीं निभा पाएगी, तो फिर और कौन निभा पाएगी। तुम चिंता मत करो, समय के साथ साथ वह सब कुछ सीख जाएगी। फिर ललिता जी ने कहा कि यदि सूरज की शादी सुधा से करनी है, तो मेरी एक शर्त है कि शादी के बाद मैं कुछ भी करूं,
कोई भी मुझसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा, ना ही मेरी किसी भी बात में कोई अपना हस्तक्षेप या आपत्ति प्रकट करेगा। आप तीनों को मेरी कसम है कि कोई भी मेरे व्यवहार पर सवाल नहीं उठाएगा। यदि किसी ने भी मेरी इस कसम को तोड़ा तो सुधा को यह घर छोड़कर जाना होगा। विश्वजीत जी और संध्या तो केवल सुधा को ही इस घर में बहू के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए दोनों ने बिना सोचे समझे ही ललिता जी की इस शर्त को मान लिया। भविष्य में क्या होगा इस बात के बिना चिंता किए उन्होंने हाँ कर दी। यह तक नहीं सोचा कि ललिता जी ने यह कसम और शर्त की बात क्यों रखी। उन्हें तो केवल इसी बात की खुशी थी कि अब सुधा जैसी सुशील और सर्वगुण संपन्न लड़की उनके घर की बहू बनने जा रही है। जब सूरज से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि जो लड़की पिताजी को पसंद है मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे माँ की शर्त से भी कोई परेशानी नहीं है। विश्वजीत जी ने गोविंद प्रकाश जी को फोन किया और कहा कि वो सुधा के पिताजी से मिलना चाहते हैं और गोविंद प्रकाश जी से गुजारिश भी की कि वह भी उस समय उनके साथ ही रहे। गोविंद प्रकाश जी ने जैसे ही यह बात सुनी तो वे भी मान गए, क्योंकि शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनसे यह निवेदन किया था, तो वह भला कैसे मना कर सकते थे। अगले दिन शाम के समय विश्वजीत जी अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर सुधा के घर पहुंचे। पूरे परिवार को आया हुआ देखकर सुधा के पिताजी कुछ हैरान रह गए। तो विश्वजीत जी ने कहा, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो सुधा के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, सेठ जी, ऐसी बातें कर कर आप मुझ गरीब को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके पास तो ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। तभी विश्वजीत जी ने उनका हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा कि मैं आपसे वह मांगने आया हूँ जो इस संसार में आपके अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता। उसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन सेठ जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। सुधा के पिता ने कहा तो विश्वजीत जी बोले कि हम आपकी बेटी को अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। आपकी सुधा को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। कृपया इस बात के लिए मना मत कीजिएगा। हम लोग बड़ी आशा के साथ आए हुए हैं। विश्वजीत जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जैसे ही सुधा के पिता ने उन्हें हाथ जोड़ते हुए देखा तो झट से उनका हाथ पकड़ कर कहा, अरे सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे सामने हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। कहाँ आप और कहाँ हम। आपकी और हमारी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आप ही बताइए कि यह संबंध कैसे संभव हो पाएगा। विश्वजीत जी समझ गए कि सुधा के पिता दहेज के बारे में बात कर रहे हैं। आज के समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है। समाज चाहे कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, कितना भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, परंतु दहेज रूपी यह कटु सत्य हमेशा एक बेटी के पिता के सामने खड़ा मिलता है। तभी विश्वजीत जी ने कहा, जब कोई पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उससे कुछ और उम्मीद करना भी घोर अपराध है, क्योंकि एक पिता अपने जीवन भर की पूंजी, अपने प्राणों से भी प्यारी बेटी, अपने कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे को सौंप देता है। यदि इस स्थान पर किसी भौतिक सुख सुविधा की इच्छा की जाए तो यह महापाप कहलाएगा। हमें केवल आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। यह सुनते ही सुधा के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि जब से सुधा बड़ी हुई है तब से मुझे इसके विवाह की चिंता सता रही है और मैं हमेशा सोचता था कि हे ईश्वर, इस बीन माँ की बच्ची के लिए कौन सा घर सही रहेगा। अपनी हैसियत को देखते हुए मैं हमेशा यही सोचता था कि क्या कोई अच्छा घर मेरी बेटी को मिलेगा भी या नहीं। लेकिन सेठ जी, यदि हर लड़के का पिता आपके जैसा ही सोचने लगे तो किसी के लिए अपनी बेटी अपने परिवार पर बोझ नहीं होगी। हर परिवार में बेटियों को सर का ताज माना जाएगा। विश्वजीत जी ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी बेटी सुधा अपने एक घर से दूसरे घर में जाएगी। आप केवल इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए बस। सेठ जी, यदि ईश्वर साक्षात हमसे कुछ मांगने आए हैं
तो हम कहाँ इतने सक्षम हैं कि उनकी इच्छा को नकार सके। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। तभी विश्वजीत जी ने कहा कि अब हम हमारे होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं। इस समय गोविंद प्रकाश जी की पत्नी सुधा को लेकर बाहर आई। आज सुधा सुनहरे पीले रंग की साड़ी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सूरज से पहली बार उसकी मुलाकात हुई थी तो सूरज बिना पलके झपकाए उसकी ओर देखे जा रहा था। उसी समय संध्या ने उसे कोहनी मारी तो वो घबराकर दूसरी ओर देखने लगा। रिश्ता पक्का करने के लिए ललिता जी ने शगुन के तौर पर सुधा के हाथों में अपनी पुश्तैनी सोने के कंगन पहनाए। सुधा जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकने लगी, तभी ललिता जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। फिर सुधा के पिता ने भी सूरज के हाथ में शगुन के तौर पर कुछ रुपए पकड़ा दिए। फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कुछ ही दिनों में विश्वजीत जी ने पंडित जी से विवाह का मुहूर्त निकलवाया तो 1.5 महीने बाद का शुभ मुहूर्त निकला। 1.5 महीने के बाद जब सुधा अपने नए घर में बहू बनकर आई तो सूरज ने उससे कहा कि वह पति पत्नी बाद में, पहले एक दूसरे के दोस्त हैं। सुधा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि दोस्ती ही केवल ऐसा रिश्ता है जिससे हमें जबरदस्ती बांधा नहीं जाता, बल्कि हम स्वयं चुनते हैं। इसलिए जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी के दूसरे ही दिन विश्वजीत जी ने अपनी बहू सुधा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि बेटी, मुझे एक वादा करो कि यदि कभी तुम्हारी सास तुम्हें डांट भी दे या कुछ भी कह दे तो तुम पलटकर कोई जवाब नहीं दोगी या कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारे परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचे। सुधा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वो जानती थी कि यदि घर के बड़े कोई बात समझाते हैं तो उसमें बच्चों का भला ही होता है, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव होता है। शिक्षा तो एक इंसान को बुद्धिमान बनाता है, परंतु अनुभव समझदार बनाता है। इसलिए उसने अपने ससुर जी से कहा कि यदि आप यह वादा मुझसे ना भी ले तो मैं अपनी माँ समान सासू माँ का हमेशा मान रखूंगी। फिर भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सासू माँ से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। इस घर की मान मर्यादा पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगी। पिताजी, आप जानते हैं कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अब यदि इतने वर्षों बाद भगवान ने मुझे माँ का सुख दिया है तो मैं उनके सामने बोलना तो दूर की बात है, ऐसा करने का भी सोच नहीं सकती। सुधा की यह बात सुनकर विश्वजीत जी ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और कहा कि बेटी, शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया हो जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। सदा खुश रहो बिटिया। पिताजी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया। अपनी बहू की यह बात सुनकर विश्वजीत जी मुस्कुरा दिए और कहा कि आप जाओ बेटा, अपना काम करो और मेरे लिए एक कड़क सी चाय भेज देना। जी ठीक है पिताजी। यह कहते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। 8-10 दिनों के अंदर अंदर सभी मेहमान अपने अपने घर को चल दिए। अब घर में केवल नौकर और परिवार के सदस्य ही थे। ललिता जी अब हर बात के लिए सुधा को ही बुलाती। यदि उसे आने में थोड़ा सा भी समय लग जाता तो उसे डांटने लगती। परिवार के लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगता, परंतु उन्हें अपनी माँ की कसम और शर्त याद थी, इसलिए वे कुछ नहीं बोल पाते थे। सुधा पहले तो कुछ न कुछ गलती कर देती थी, परंतु धीरे धीरे अपनी सासू माँ को खुश करने के लिए वो अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करती थी। जब भी ललिता जी उसे डांटती तो वो चुप करके सुन लेती और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती। देखते ही देखते समय बीतने लगा और सुधा के विवाह को अब 10 महीने हो चुके थे। अब ललिता जी को अपनी बहू सुधा को डांटने फटकारने का कोई मौका नहीं मिलता था, तो सुधा भी खुश रहने लगी थी। एक दिन विश्वजीत जी के बड़े भाई साहब, जो कि इसी शहर में रहते थे, उनके घर पर माता का जगराता होना था, तो विश्वजीत जी के घर से भी सभी को बुलाया गया। लेकिन उन्होंने सूरज, सुधा और संध्या को एक दिन पहले ही आने को बोला था, तो वे लोग एक दिन पहले ही उनके घर चले गए। जब अगले दिन विश्वजीत जी जाने को तैयार हुए
तो ललिता जी ने कहा, आप चलिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, उसके बाद मैं सीधा वहां पहुंच जाऊंगी। तब विश्वजीत जी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और वे चले गए। कुछ समय बाद ललिता जी भी उनके घर पहुंच गई और माता का जगराता समाप्त होने के बाद प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने अपने घर की ओर चल दिए। तो विश्वजीत जी भी अपने परिवार सहित अपने घर लौट आए। घर आकर देखा तो दरवाजा बंद था। विश्वजीत जी ने नौकरों को आवाज दी, परंतु उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। तभी ललिता जी ने कहा, मेरे पास एक और चाबी है, और उस चाबी को उन्होंने अपनी बहू को देते हुए कहा, सुधा दरवाजा खोलो। जैसे ही सुधा ने दरवाजा खोला तो पूरे घर में अंधेरा छाया था। फिर ललिता जी ने तेज आवाज में कहा, बहू, रात यहीं गुजारने का इरादा है क्या? अंदर चलो। जैसे ही सुधा ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो अचानक पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा और सुधा के सिर पर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात हो गई। तभी ललिता जी ने कहा, जन्मदिन मुबारक हो बहू, जुग जुग जियो, खूब खुश रहो बेटा। रंग बिरंगी फूलों से पूरा हॉल बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया था और दीवार पर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू सुधा। जब सुधा ने सामने देखा तो टेबल पर कुछ रखा हुआ था। घर के सभी सदस्य बड़े ही हैरानी से इस दृश्य को देख रहे थे। तभी ललिता जी ने कहा, अरे ये क्या, ऐसे क्या देख रहे हो सभी? आज मेरी प्यारी बहू रानी का जन्मदिन है। इस खास दिन को मैं ऐसे कैसे जाने देती? तभी विश्वजीत जी ने कहा, अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर संध्या भी अपने भाई को गुस्से में कहने लगी, भैया, क्या आपको भी याद नहीं था कि भाभी का जन्मदिन है? फिर सूरज ने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा, मुझे भी नहीं पता था कि आज सुधा का जन्मदिन है, इसने भी नहीं बताया। उसने सुधा को देखते हुए कहा तो सुधा ने कहा, अरे मैं भी भूल गई थी, कल से ताऊ जी के घर पर थी तो वहाँ काम में लगी हुई थी, अपना जन्मदिन मनाने का तो याद ही नहीं रहा। पर मम्मी जी, आपको कैसे पता चला? सुधा ने सवाल किया तो ललिता जी ने कहा, तुम्हें याद नहीं, कुछ दिनों पहले ही तो तुमने मुझे अपना वोटर कार्ड दिया था, उसी में मैंने तुम्हारी जन्म तिथि देखी थी। तब से मैं तुम्हें सरप्राइज देने का मन बना लिया था। चलो अब जल्दी केक काटो। इस समय घर के सभी नौकर भी आ गए तो विश्वजीत जी ने उन्हें डांट लगाते हुए कहा, कहाँ चले गए थे सबके सब? तभी ललिता जी ने कहा, अरे उन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही उन्हें जाने को कहा था कि तुम सब कुछ समय के लिए बाहर चले जाना। फिर सुधा ने केक काटा और सबसे पहले अपने सास ससुर को खिलाया, फिर संध्या और अपने पति सूरज को। तभी संध्या बोली, अरे माँ, पहले बताना तो चाहिए था ना मुझे, तो मैं भी भाभी के लिए बहुत बढ़िया सा गिफ्ट लेना था। तो ललिता जी ने कहा, वह सब तुम बाद में दे देना, लेकिन फिलहाल मेरे पास बहू को देने के लिए बहुत बढ़िया उपहार है। तभी ललिता जी को सब हैरानी से देखने लगे। आज उनका व्यवहार बहुत बदला हुआ नजर आ रहा था। फिर ललिता जी अंदर जाकर गिफ्ट के 2 पैकेट उठाकर ले आई और सुधा की ओर बढ़ाते हुए कहा कि यह लो तुम्हारा गिफ्ट। तो सुधा ने कहा, मम्मी जी, यह सब की क्या जरूरत थी? आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वह सब तो ठीक है बहू, पर तुम इन्हें खोल करके तो देखो। जब सुधा ने गिफ्ट का पहला बॉक्स खोला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सा डायमंड सेट था, और उसने फिर दूसरा पैकेट खोला तो उसमें से घर की चाबियां निकली। इससे पहले कि सुधा कुछ पूछती, ललिता जी ने कहा, बहू, आज से यह चाबियां तुम्हारी हुई, अब मुझे मेरी जिम्मेदारी से मुक्त करो। यह सब सुनकर सुधा हैरान रह गई। फिर ललिता जी ने कहा, मैं सब बताती हूँ। फिर उन्होंने अपनी कसम का राज खोला और कहा कि मैं अपनी बहू को अपनी तरह योग्य और साहसी बनाना चाहती थी, जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके, जो कि मुझे नहीं लगता था कि प्यार से इतनी जल्दी संभव हो पाता, क्योंकि यदि मैं इसे प्यार करती तो यह भी मुझ में अपनी माँ देखने लगती, और फिर जो मैं चाहती थी वो हो पाना असंभव था। इसलिए कुछ समय के लिए मैंने अपनी बहू के सामने खुद को कठोर और निर्दयी प्रस्तुत करना ही उचित समझा, परंतु मैं दिल से नहीं चाहती थी कि
मैं तुम्हें डांट लगाऊं। तुम्हें डांट लगाते हुए मुझे भी तकलीफ होती थी। शादी से अगले ही दिन जब तुमने अपने ससुर जी को वचन दिया था कि तुम इस घर की मान मर्यादा पर आज भी नहीं आने दोगी, उसी समय मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत जल्द पूरा घर संभाल लोगी। लेकिन इतनी जल्दी संभाल लोगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। परंतु आज मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस घर के मान सम्मान को बहुत अच्छे से रक्षा करोगी। आज जन्मदिन तो तुम्हारा है, परंतु सबसे बड़ा तोहफा तो तुमने मुझे दिया है। यह सब कुछ सुनकर सुधा की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। पिछले 10 महीनों से जिस दिन का वो इंतजार कर रही थी, वह दिन आज आ गया था। आज उसे सही मायने में उसको उसकी माँ का आशीर्वाद मिल गया था। उसकी आंखों में आए आंसू देखकर ललिता जी ने कहा, बेटा रो नहीं, आज तो खुशी का दिन है। तभी सुधा ने कहा, मम्मी जी, आज मुझे मेरी माँ मिल गई है। यह उसी खुशी के आंसू हैं। यह सुनते ही ललिता जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, यदि आज के बाद मेरी बिटिया को किसी ने भी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सब सुनकर सभी के चेहरे मुस्कुरा दिए और खिल उठे। सुधा ने ना जाने अपने जीवन के कितने ही वर्ष अपनी माँ के बिना काटे थे, जो उसके लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। परंतु आज ललिता जी का प्यार भरा स्नेह उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। और आज इस जन्नत में सुधा खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी। किसी ने सच ही तो कहा है कि लाडली बेटियां ही नहीं, बहुएं भी होती हैं। सिर्फ थोड़ा धैर्य, सब्र और थोड़ी सहनशीलता रखनी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।